नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। मुंबई में ताई तूफान के बाद बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि जहां पर जो पेड़ थे वो गिर गए हैं और लगातार जो नुकसान है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के जो घर के छपरे थे वो उड़ गए। पेड़ों की बात करें तो पेड़ भी काफ़ी सारे गिरे हुए हैं और ताई तूफान की वजह से पूरे महाराष्ट्र के अंदर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हो चुके हैं और जो राहत का है, जो एनडीआरएफ की टीम है और जो बीएमसी की और फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। मुंबई में ऐसे अलग अलग इलाकों के अंदर जहां पेड़ गिरे हैं वो पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। चक्रवाती तूफान तौकाते ने बीते दिन महाराष्ट्र और फिर देर रात गुजरात में अपना कहर दिखाया। दोनों ही राज्यों में कुछ लोगों की मौतें भी हुई, कई जगह भारी नुकसान देखने को मिला। तूफान के बीच कई जगह पेड़ गिरने की खबरें हैं। आपको बता दें कि मुंबई में ही बीते दिन 500 के करीब पेड़ गिरे हैं। कई जगह बोर्ड, होर्डिंग्स और अन्य सामान भी गिरने टूटने की खबर है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तूफान के कारण कुल 6 लोगों की जान गई। हालांकि जिस रफ्तार से हवाएं चल रही थीं, उस मुकाबले इस बार कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दिल्ली में 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं और इसकी एक बड़ी वजह ताउते तूफान है। दरअसल पश्चिम भारत से सटे राज्यों में तबाही मचाने के बाद अब ताउते का असर उत्तर भारत में भी दिखने को मिल रहा है और ताउते तूफान के चलते उत्तर भारत समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी सख्त चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। साथ ही उत्तर भारत समेत कई राज्यों में तेज हवाएं भी चलेगी। इससे दिल्ली वालों को और कई राज्यों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। तो अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते अपने साथ पश्चिमी भारत से सटे कई राज्यों में तबाही के निशान छोड़ गया। लेकिन अब ताउते का असर उत्तर भारत समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत में अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट भारी बारिश का है, यानी कि कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है, जिससे कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी विवाद को 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक एलएसी विवाद का जमीनी स्तर पर कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चीन लगातार पैंगोंग के दोनों किनारों से सेनाओं को वापस पीछे करने के बाद बाकी विवादित जगहों से अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार नहीं है। चीन के इसी रुख को देखते हुए फिलहाल भारत की सशस्त्र सेनाएं गर्मियों की तैयारी के साथ एक बड़े व्यापक एक्शन प्लान के साथ एलएसी के प्रत्येक विवादित स्थल पर पूरी मुस्तैदी से डटी हुई हैं, जिसमें वो चीन की एक तरफा ढंग से एलएसी को बदलने की किसी भी कार्रवाई या फिर सैन्य आक्रामकता का पूरी मुस्तैदी से जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन का चालबाज रवैया एलएसी विवाद के समाधान में कहीं ना कहीं बाधक बना हुआ है। अब सबकी नजरें 12वें दौर की सैन्य कमांडरों की बैठक पर टिकी हुई हैं, जो कि फिलहाल मौजूदा कोरोना काल की वजह से अभी तुरंत होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है कि जल्द ही कोरोना के हालात सुधरें और 12वीं सैन्य दौर की बैठक हो, जिसमें एलएसी विवाद का कुछ समाधान निकलकर सामने आए। पैंगोंग इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई भिड़ंत को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच स्टेटस पर बातचीत के लिए 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि चालबाज चीन कई और इलाकों में घुसपैठ के लिए चालाकियां लगातार कर रहा है। हालांकि सीमा विवाद सुलझाने के लिए अब सबकी नजरें 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक पर हैं। हालांकि फिलहाल ये बैठक कोरोना के चलते नहीं हो पा रही है, लेकिन स्थिति सामान्य होते ही दोनों देशों के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच राहत की खबर सामने आई है। कोरोना के 24 घंटे में 2,63,000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफ़ी कम है। और वहीं इसी राहत की खबर के बीच मौतों का आंकड़ा काफ़ी डरावना है। मौतों के आंकड़े में कमी नहीं आ रही और यही सरकार को परेशान कर रहा है।
और सरकार के लिए कोरोना की तीसरी लहर काफी चिंता का विषय बनी हुई है। तो कोरोना महामारी के दौर में राहत की खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,63,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले कई दिनों के मुकाबले कम है। लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा परेशान कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से लगभग 4,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर राज्यों के जिलाधिकारियों और फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान कहा, हमारे देश में जितने ज़िले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां हैं। एक तरह से हर ज़िले की अलग अलग चुनौतियां हैं और आप जिलाधिकारी ज़िले की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, जब देश का कोई जिला जीतता है, कोरोना को हराता है, तो देश कोरोना को हराता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, इस वायरस के खिलाफ हमारे पास कई हथियार हैं, जिनमें लोकल कंटेनमेंट जोन, आक्रामक जांच और लोगों तक सही एवं पूरी जानकारी देना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और कोविड व्यवहार पर लगातार बल देते रहना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों और फील्ड ऑफिसर्स को कमांडर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध में फील्ड कमांडर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के ताजा हालातों पर चर्चा करने के लिए जिलाधिकारियों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही इस युद्ध के विंग कमांडर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां। आप अपने जिले की चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत की। ये बैठक जो है, ये बातचीत जो है वर्चुअल माध्यम से की गई और इस बैठक का लाइव प्रसारण भी किया गया। इसके बाद इस मामले पर सियासत और तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इन हाउस प्रोटोकॉल की याद दिलाई है। दरअसल आपको बता दें कि 23 अप्रैल के दिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण था उसको लाइव प्रसारित किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्र सरकार ने इसको प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया था। और एक बार फिर अब इस मामले पर केंद्र सरकार निशाने पर है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सवाल उठा रहे हैं और प्रोटोकॉल्स की याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए जिलाधिकारियों से बात की। पीएम मोदी ने 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों से संवाद किया। तो आपको बता दें कि सिसोदिया ने सवाल उठाया कि पिछली बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण के लाइव टेलीकास्ट पर आपको आपत्ति थी, क्या आज ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी? पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ, जबकि पिछली बैठक में सीएम केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी। कहा गया था कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। राजधानी दिल्ली से एक अच्छी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले दिन प्रतिदिन कम होते नजर आ रहे हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राशन वितरण के योजना के बाद अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को 10 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर दी है। ये अनाज उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास परमानेंट राशन कार्ड नहीं है।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले हर परिवार को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी परिवार में काम करने वाले लोगों की मौत हो जाती है तो उस परिवार को हर महीने 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। केजरीवाल ने राशन कार्ड धारकों को इस महीने 10 किलो फ्री राशन देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिना राशन कार्ड वाले गरीबों को भी मुफ्त में राशन दिया जाएगा। हालिया दिनों में आपने भी अपने आस पड़ोस या सोशल मीडिया पर प्लाज्मा की मांग को लेकर जरूर अपील देखी होगी, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले को लेकर बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब सोमवार से देश में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहे प्लाज्मा थेरेपी को रोक दिया गया है। एम्स और आईसीएमआर ने यह फैसला लिया जिसके तहत अब कोरोना के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल ये फैसला एक स्टडी के आधार पर लिया गया जिसमें ऐसा कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से ना ही मौतों का आंकड़ा कम हो रहा है और ना ही जो कोरोना की गंभीरता है वो कम हो रही है। भारत से पहले ऐसे और भी कई देश हैं जहां पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर उपयोगी नहीं माना गया। यहां तक कि WHO ने भी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं की है। देश में अब कोरोना के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं होगा। एम्स और आईसीएमआर ने इस थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया। ऐसा इसलिए कि कोरोना बीमारी की गंभीरता को दूर करने और मौतों को कम करने में यह थेरेपी फायदेमंद साबित नहीं हुई। इसके पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अप्रैल में कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं, लेकिन शोध ये बताते हैं कि इसका कोरोना के इलाज में ज्यादा फायदा नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का खुलकर सपोर्ट करती है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS अस्पताल खुलवाया था। हत्या मामले में अब सुशील कुमार जो पहलवान है उनकी मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले दिल्ली पुलिस ने उनका लुकआउट नोटिस जारी किया, उसके बाद जो है कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया और उसके बाद फिर कोर्ट ने जो है आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है, लेकिन ऐसे में सुशील कुमार जो पहलवान है वो दिल्ली पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें उनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। तो हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार के बचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख और सहयोगी अजय पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। रोहिणी अदालत में सुनवाई के दौरान सुशील के हवाले से उनके वकील ने कहा कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुशील कुमार पर 5 मई को युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। सब्जी मंडी में आज मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने मंडी के प्रधान और अन्य आढ़तियों व किसानों के चालान काट दिए। मंडी जो सेक्रेटरी है उन्होंने बताया कि जो चालान काटे गए हैं वो नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मंडी के अंदर उनको लेकर उनके चालान काटे गए हैं। हालांकि जो आढ़ती और किसान हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ दबंगई कर रहे हैं और जबरन उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जड़ने वाले कम से कम इस कोरोना की महामारी में इतना ज़रूर सोचें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो महामारी फैल रही है उससे बचने के लिए हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। बल्लभगढ़ के सब्जी मंडी में नियमों को तोड़ने वाले सब्जी मंडी के प्रधान और आढ़ती और किसान के खिलाफ मार्केट कमेटी के अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। इसी को लेकर आढ़तियों और किसानों में गुस्सा बना हुआ है। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि नियमों के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इससे अच्छा तो मंडी को बंद ही कर दे। तो वहीं मंडी के प्रधान का कहना है कि वो आए दिन इसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उसी की रंजिश के चलते उनके चालान काटे जा रहे हैं। सोनीपत के पहलवान हत्याकांड मामले में सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन रोहिणी कोर्ट द्वारा अर्जी को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जहां
पहलवान हत्याकांड मामले में लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग जो है उठी हुई है और पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। वहीं सोनीपत में परिजनों ने सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए मांग की है और साथ में सुशील कुमार की फांसी को लेकर भी उन्होंने मांग उठाई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पहलवान ये सुशील कुमार का खुले तौर पर नाम सामने आ रहा है और लगातार पुलिस जो है उसकी धरपकड़ अभियान में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त में सुशील कुमार नहीं आया है और लगातार पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दिल्ली पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पहलवान सागर हत्या मामले में मृतक पहलवान के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को फांसी हो। आपको बता दें कि इस मामले में पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं। सुशील कुमार पर 5 मई को युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। दरअसल मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल हुए अब पहलवान सागर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस की जांच में सुशील के कई गैंगस्टरों से साठगांठ की बात सामने आई। पुलिस को यह भी पता लगा कि गैंगस्टरों के गुर्गे छत्रसाल स्टेडियम में आते थे। दिल्ली एनसीआर में लगातार छापे के बावजूद आरोपी पहलवान गिरफ्त में नहीं आ पा रहा है। पुलिस की कई टीमें सोनीपत, पानीपत, झज्जर और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर लगातार दबिश दे रही हैं। सोनीपत में लगातार एलपीजी गैस कालाबाजारी सामने आ रही है, जहां सोनीपत में करण गैस एजेंसी के बाद एक और एजेंसी दैया गैस एजेंसी का नाम सामने आया है, जहां खुलेआम जो है गैस सिलेंडर से गैस चोरी कर रहे लोगों को जेब पर डाका डाला जा रहा है। और जहां हमने मौके पर इसका जायजा लिया, जायजा लेने के दौरान जो है पूरा मामला जो है सिलेंडर से 2.5 किलो गैस जो है उसमें कम मिली। हालांकि मौके पर जब उससे पूछा गया तो उसने ये कहा कि मामूली सी गैस जो है वो कम है, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिदिन काफ़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी स्तर पर सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं और प्रत्येक सिलेंडर में जो है इस प्रकार की गैस घोटाला जो है वो चल रहा है, यानी कि गरीब आदमी जहां कोरोना काल में काफ़ी समस्या से जूझ रहा है वहां पर ऐसे कालाबाजारी जमकर फ़ायदा उठा रहे हैं और जो इस अवसर का फ़ायदा उठाकर न केवल लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं बल्कि लंबे समय से इस प्रकार का काला बाजार जो है फलता फूलता हुआ सोनीपत में देखा जा रहा है। सोनीपत में एलपीजी गैस सिलेंडर से चोरी करने का गोरखधंधा थम नहीं रहा है। सोनीपत में एक बार फिर करण गैस एजेंसी के बाद दहिया गैस एजेंसी में भी गैस सिलेंडरों में धांधलेबाजी की जा रही है। गांव में सप्लाई करने के लिए पहुंची गैस एजेंसी की गाड़ी से जब सिलेंडर उपभोक्ता को दिया गया तो गैस सिलेंडर में 2 किलो गैस कम थी। जब गैस सप्लायर ने अपनी गाड़ी से तराजू निकालकर गैस सिलेंडर का वजन किया तो सिलेंडर का वजन करीब 30 किलो मिला, लेकिन जब गैस सिलेंडर को दूसरे तराजू पर तौला गया तो सिलेंडर करीब 28 किलो मिला। ऐसे में और भी सिलेंडर जब चेक किए गए तो उनका भी वजन कम मिला। आपको बता दें प्रशासन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर जहां कोरोना संक्रमण कम हो रहा है तो वहीं रिकवरी रेट यानी कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का रेट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राहत की बात साइबर सिटी गुड़गांव के लिए जरूर है कि जहां संक्रमण कम हो रहा है, मौतों का आंकड़ा कम हो रहा है, तो वहीं रिकवरी रेट भी बेहतर होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच साइबर सिटी गुरुग्राम से राहत भरी खबर आई। जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है तो वहीं साथ ही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक वक्त यह लगा कि स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं, लेकिन प्रदेश में लगे लॉकडाउन के बाद अब हालात कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो लगातार केसों की संख्या कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में नूंह जिले में 41 केस सामने आए हैं तो कुल केस 4403 इस जिले में हैं। 260 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं, जो एक बड़ी संख्या है। 4092 लोग अब तक कुल रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है तो अब तक 70 लोगों की जान इस जिले में जा चुकी है। 241 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 179 होम आइसोलेशन में हैं, 43 मरीज नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में हैं और 12 मरीजों का इलाज मांडीखेड़ अस्पताल में चल रहा है। 92.94 लोग रिकवर हो रहे हैं तो अच्छा रिकवरी रेट इस ज़िले का है।
पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.358% लोग यहाँ रिकवर हुए हैं। तो कोरोना का जो संक्रमण है वो थोड़े से राहत देने वाली खबर जिले के लोगों के लिए है। नूह जिले में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में नूह में 41 मामले सामने आए, 260 लोग रिकवर हुए, 4092 लोग कुल मिलाकर रिकवर हो चुके हैं। हालांकि 3 लोगों ने अपनी जान भी पिछले 24 घंटे के अंदर दी है। फिलहाल जिले में 241 केस एक्टिव हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज लोहारू हलके के शिवानी और भैल स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी मरीज में की सहायता में कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा है कि घर आइसोलेट जो मरीज हैं उनकी किट जो पहुंचाई जा रही है उसमें किसी अधिकारी ने देरी की तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाड्रा और लोहारू के कोविड सेंटरों का दौरा किया, जहां उन्होंने मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जेपी दलाल द्वारा ऑर्डर किए गए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी क्लियर होने के बाद भिवानी और दादरी के कोविड सेंटरों पर इन कंसंट्रेटर को पहुंचाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि समय राजनीति करने का नहीं बल्कि मानव सेवा करने का है। राजनीति भुलाकर सभी को मानव धर्म निभाते हुए सेवा करनी चाहिए। आज चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा हुआ है। एक तरफ देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो वहीं हर दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज पेट्रोल 27 पैसे महंगा हुआ तो वहीं डीजल 31 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है तो वहीं डीजल की कीमत भी 83 रुपए के पार कर चुकी है। हालांकि अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है कई राज्यों में। मुंबई, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार है, जिसके बाद अब आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम दलीलें यही दी जा रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें उनके हाथ में नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कंपनियां तय करती है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता का पसीना छुड़ा दिया है। मई महीने में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। एक दिन के अंतराल के बाद मंगलवार को भी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 27 पैसे बढ़कर 92.58 रुपए प्रति लीटर से 92.85 रुपए प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 29 पैसे बढ़कर 83.22 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 83.51 रुपए प्रति लीटर हो गई। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में संशोधित पेट्रोल की कीमत 99.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.71 रुपए प्रति लीटर है। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले 27 फरवरी 2021 को डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। इसके बाद 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक तेल के दामों में उछाल देखने को नहीं मिला। मार्च अप्रैल के बीच डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद डीजल का दाम 2.49 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।